इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, लॉन्च को झटके लगने लगे और चंद लम्हों बाद इंजन बंद हो गया। कोई बात नहीं, अब इतना फासला तो हम तैर कर भी तय कर लेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उन्हें बड़े जजीरे में मौजूद बुलंद वो बाला टावर नजर आने लग गया। लॉन्च की रफ्तार अब ना होने के बराबर हो गई थी। अब वो तैरने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें जजीरे की तरफ से दो तेज रफ्तार लॉन्चें अपनी तरफ आती दिखाई दी। लो भाई, अब तैरने की भी जरूरत नहीं रही, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद लम्हों बाद लॉन्चें उनके करीब पहुंच गई। लॉन्चों में एक मुसल्लह फौजी खड़े थे, उनके हाथों में हेवी मशीन गनें थी। लॉन्चों पर दो झंडे भी मौजूद थे। कौन हो तुम और कहां से आ रहे हो? उन लॉन्चों के करीब आते ही एक फौजी ने चीख कर उनसे कहा। यहाँ का इंचार्ज कौन है? हमारा ताल्लुक इंटरनेशनल एंटी नारकोटिक एजेंसी से है, इमरान ने बड़े बावकार लहजे में कहा। आने वाली लॉन्चें उनके करीब आकर रुक गई थी और मुसल्लह फौजियों ने हाथों में पकड़ी हुई हेवी मशीन गनों का रुख उनकी तरफ कर दिया था। इंचार्ज कर्नल लाटोमा है, क्या तुम्हारे पास कागजात हैं? उसी फौजी ने चीखते हुए कहा। जाहिर है, बगैर कागजात के हमारा दिमाग तो खराब नहीं कि हम समंदर में धक्के खाते फिरे। हमारी लॉन्च का फ्यूल खत्म हो गया है, हमें इमरजेंसी में इधर आना पड़ा, वरना हमने ताइवान जाना था, इमरान ने बड़े बावकार लहजे में कहा। ठीक, असला फेंक कर हाथ उठा दो, फिर हम तुम्हें कर्नल लाटोमा के सामने पेश कर देंगे, वरना हमें हुक्म है कि इस तरफ जो भी आए उसे गोलियों से उड़ा दे, फौजी ने तेज लहजे में कहा। और इमरान ने बड़े इत्मीनान से हाथ में पकड़ी हुई गन नीचे रख दी। उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की। इन थैलों में क्या है, उन्हें भी नीचे रख दो, उसी फौजी ने फिर से कहा। और इमरान ने अपनी पुश्त पर मौजूद थैला भी उतार कर नीचे रख दिया। जाहिर है उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी करनी थी। उस फौजी ऑफिसर के कहने पर एक लॉन्च से 3 अफराद उनकी लॉन्च में आए और मशीन गने और थैले समेट कर वापस अपनी लॉन्च में चले गए। ओके, उस फौजी ऑफिसर ने कहा और फिर उसने उनकी लॉन्च अपनी लॉन्च के साथ हुक करने के अहकामात दिए। और थोड़ी देर बाद इमरान और उसके साथियों वाली लॉन्च उस फौजी ऑफिसर की लॉन्च के साथ हुक हुई तेजी से बड़े जजीरे की तरफ दौड़ने लगी, जबकि मुसल्लह फौजियों की दूसरी लॉन्च उनके अकब में आ रही थी। जजीरे पर एक बड़ा सा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर खड़ा देखकर इमरान की आंखों में चमक उभर आई। साहिल पर 10 मुसल्लह फौजी मौजूद थे, जिनके साथ एक लंबा तड़ंगा और दुरुस्त चेहरे वाला कर्नल भी खड़ा था। कौन लोग हैं ये? लॉन्चों के साहिल के करीब पहुंचते ही उस कर्नल ने चीख कर उस फौजी ऑफिसर से पूछा। बता रहे हैं कि इनका ताल्लुक इंटरनेशनल एंटी नारकोटिक एजेंसी से है। इनकी मंजिल ताइवान थी, लेकिन फ्यूल कम होने की वजह से इमरजेंसी में इन्हें इधर आना पड़ा। वैसे मैंने इनका असला और सामान अपने कब्जे में कर लिया है, फौजी ऑफिसर ने लॉन्च किनारे तक पहुंचने से पहले ही चीखते हुए कर्नल को जवाब देते हुए कहा। इंटरनेशनल एंटी नारकोटिक एजेंसी, ठीक है, ऊपर ले आओ, कर्नल ने चौंकते हुए कहा। और फौजी ऑफिसर के इशारे पर इमरान और उसके साथी लॉन्च से छलांगे लगाकर जजीरे पर चढ़ आए। कहाँ है तुम्हारे कागजात? कर्नल ने करख्त लहजे में कहा। लॉन्चों पर मौजूद फौजियों के अलावा जजीरे पर मौजूद फौजियों ने भी अपनी मशीन गनें उन पर तान ली थी। छुरी तले दम लो कर्नल, कागजात भी दिखा देते हैं। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हम यहाँ से भाग जाएंगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुम हो लीडर इनके, क्या नाम है तुम्हारा? कर्नल ने गौर से इमरान को देखते हुए कहा। उसका लहजा उसी तरह सर्द था। मेरा कोड नाम इमरान है और तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। और ये बात भी सुन लो कर्नल लाटोमा कि हमारा ताल्लुक बैनुल अक़वामी तंजीम से है, इसलिए हम पर ज़्यादा रौब डालने की भी ज़रूरत नहीं। हमारी सिर्फ एक कॉल पर तुम्हारा जनरल तक सर के बल पानी पर तैरता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा, समझे? इमरान का लहजा इस कदर सर्द था कि कर्नल बेख्तियार होंठ चबाने लगा। पहले तुम अपने कागजात दिखाओ, उसके बाद बात होगी। इस जजीरे पर किसी गैर मुतालिक आदमी को आने का हुक्म नहीं है। अगर तुम बैनुल अक़वामी तंजीम का हवाला ना देते तो शायद यहाँ तक पहुँच ही ना पाते। कर्नल ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। अगर तुम इस कदर ही खौफजदा हो कर्नल, तो ठीक है, मेरे साथी यहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारी पूरी तरह तसल्ली करा देता हूँ, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ, कर्नल ने रजामंद होते हुए कहा। और फिर इमरान अपने साथियों को वहीं रुकने का कहकर कर्नल के साथ चलता हुआ काफ़ी दूर मौजूद इमारत की तरफ बढ़ गया, जिसके सामने भी 4 मुसल्लह फौजी मौजूद थे। इमारत बैरक नुमा बनी हुई थी, जिसके सामने बरामदा था। कर्नल एक कमरे में इमरान को लेकर दाखिल हुआ। ये कमरा दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ था। हाँ, अब दिखाओ कागजात, कर्नल ने मेज़ के पीछे ऊंची नशिस्त की कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम्हारा हेड ऑफिस कहाँ है और कौन है इसका इंचार्ज? इमरान ने मेज़ की दूसरी तरफ एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हमारा हेड ऑफिस कोठियों में है। हमारा ताल्लुक वैसे तो आर्मी की टेक्निकल ब्रांच से है, लेकिन हमें मुस्तकिल तौर पर बाचान नेवी के अंडर दिया गया है और जाहिर है नेवल हेडक्वार्टर का इंचार्ज एडमिरल इस्कामार ही हमारा इंचार्ज है, कर्नल ने होठ चबाते हुए कहा। ओके, फिर एडमिरल इस्कामार से मेरी बात कराओ ट्रांसमीटर पर। उसे तुमने सिर्फ इतना कहना है कि इमरान बात करना चाहता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम एडमिरल साहब को कैसे जानते हो?
तुम पहले अपने कागजात दिखाओ। मेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ कि मैं एडमिरल साहब से बगैर किसी वजह की बात करूं। कर्नल लाटोमा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी बात पर मुसर नज़र आ रहा था। देखो कर्नल, मेरा ज़्यादा वक्त ज़ाय मत करो। तुम ट्रांसमीटर पर एडमिरल स्कामार को कॉल करो। मैंने वैसे भी उनसे एक ज़रूरी बात करनी है। और ये बता दूं कि हमारा यह मिशन भी एडमिरल स्कामार की निगरानी में ही हो रहा है। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो कर्नल लाटोमा चंद लम्हे बैठा कुछ सोचता रहा, जैसे फैसला न कर पा रहा हो। फिर उसने कंधे झटकते हुए मेज़ के ऊपर एक साइड पर रखे हुए एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने बटन दबा दिया तो ट्रांसमीटर से टू टू की तेज़ आवाज़ें उभरने लगी। हेलो हेलो कर्नल लाटोमा, SRS कॉलिंग नेवल हेडक्वार्टर, ओवर। कर्नल ने तेज़ लहजे में बार बार फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस, नेवल हेडक्वार्टर अटेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद ही ट्रांसमीटर से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल लाटोमा, SRS स्पीकिंग, एडमिरल साहब से बात कराओ, इट इज़ एमरजेंसी, ओवर। कर्नल लाटोमा ने कहा। ओके, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद ट्रांसमीटर से एडमिरल स्कामर की भारी आवाज़ सुनाई दी। हेलो कर्नल लाटोमा, मैं एडमिरल स्कामर बोल रहा हूँ, क्या इमरजेंसी है, ओवर। एडमिरल स्कामर के लहजे में हल्की सी तशवीश नुमाया थी। जनाब, एक शख्स जो अपना कोड नाम इमरान बताता है, एक औरत और 5 मर्दों के साथ एक लॉन्च में यहाँ पहुँचा है। उसका कहना है कि उनका ताल्लुक इंटरनेशनल एंटी नारकोटिक एजेंसी से है। मैंने जब उससे शिनाख्त तलब की तो उसने शिनाख्त बताने की बजाय आपसे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की है, ओवर। कर्नल लाटोमा ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह इमरान, वहाँ SRS में कैसे पहुँच गया, बात कराओ मुझसे, ओवर। एडमिरल स्कामर की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। हेलो एडमिरल साहब, ये आपके कर्नल साहब तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पुख्ता हो गए हैं। इतनी सीमेंट ना लगाया करें अपने मातहतों को, बड़ी मुश्किल से राज़ी किया है इसे आपको कॉल करने पर। वैसे एक बात है, आपका ये SRS सिर्फ आपका नाम सामने आने की वजह से बच गया है, वरना मैं तो कर्नल साहब को उनके स्टार समेत जजीरे में दफन करने का प्रोग्राम बना चुका था, ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह नहीं इमरान, ये इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है, इसे मत तबाह करना। वैसे तुम तो कोर्टी में सवार हुए थे, फिर SRS कैसे पहुंच गए, ओवर। एडमिरल स्कामर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो आपको अभी तक कोर्टी की तबाही का इल्म ही नहीं हुआ, कमाल है आपके नेवल हेडक्वार्टर की भी, ओवर। इमरान ने वाकई हैरत भरे लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो, कोर्टी की तबाही, ये कैसे हो सकता है? वो तो तिजारती जहाज़ है और इंतहाई जदीद जहाज़ है। क्या तुमने नशा करना तो नहीं शुरू कर दिया, ओवर। एडमिरल स्कामर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। आप अपने हेडक्वार्टर के आदमियों का तिब्बी मुआयना कराएं जनाब। आपकी नेवी के 3 जंगी हेलीकॉप्टरों ने खौफनाक मिसाइल मारकर कोर्टी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। खुले समंदर में हम तो बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाकर एक लॉन्च की मदद से उससे फरार हुए हैं। चूँकि लॉन्च में फ्यूल इतना ना था कि हम वापस हेडक्वार्टर पहुँचते, इसलिए मजबूरन हमें इन जजीरों का रुख करना पड़ा। वैसे इस जहाज़ का सब कैप्टन मेरे साथ है, उसका नाम किम है। उसे भी मुश्किल से मैं बचा सका हूँ, वो बेहोश हो गया था। चुनांचे मैं उसे लॉन्च में उठा लाया ताकि कोर्टी की कोई निशानी तो बाकी रह जाए, ओवर। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह वेरी बैड, नेवी के जंगी हेलीकॉप्टरों ने, ये कैसे मुमकिन है? अगर वाकई ऐसा हुआ है तो फिर तो बाचान हुकूमत के लिए खौफनाक मसला खड़ा हो जाएगा, ओह वेरी बैड, ओवर। एडमिरल स्कामर की आवाज़ बता रही थी कि उसका जहन शदीद तरीन धमाकों की जिद में आ चुका है। ज़ाहिर बहैसियत एडमिरल तमाम जिम्मेदारी तो उस पर ही आती थी। आपकी फ़ोर्स के हेलीकॉप्टर यकीनन अगवा किए गए हैं। मैं आपको उनके नंबर बता देता हूँ, आप चेक कर ले, इमरान ने कहा। और फिर उसने हेलीकॉप्टरों पर लिखे हुए वो नंबर दोहरा दिए जो उसने पहली लॉन्च की तबाही के वक्त हेलीकॉप्टरों पर लिखे हुए देखे थे। इसका मतलब है कि हेडक्वार्टर में काली भेड़ें मौजूद है कि हेलीकॉप्टर अगवा हुए। उन्होंने खुले समंदर में इस कदर हौलनाक जुर्म किया और यकीनन कोर्टी जैसे बड़े जहाज़ को तबाह करने के लिए उन्होंने भारी रॉकेट और मिसाइल इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन अब तक हेडक्वार्टर को किसी बात का इल्म ही नहीं हुआ है। ओह, इसका मतलब है कि सूरत हाल मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा ख़राब है। बहरहाल तुमने नंबर बता दिए हैं, अब मैं इन सबको हर सूरत में तलाश कर लूँगा, ओवर। एडमिरल स्कामर ने एक लिहाज से खुद कलामी के से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। आपकी तलाश तो जारी रहेगी, लेकिन आप बराह मेहरबानी कर्नल लाटोमा साहब को हमारी सिफारिश कर दे। वो तो हमें मारने के लिए इस कदर पुरजोश हैं कि शायद किसी बड़े शिकारी ने भी इतने जोश से अपने शिकार पर फायर न खोले होंगे। और उनके पास ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। कर्नल साहब को कह दे कि वो इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमें फ़िलिपाइन के दारुल हुकूमत पहुँचा दे, और जल्दी, ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो कर्नल लाटोमा, ओवर। एडमिरल स्कामर की तहकुमाना आवाज़ सुनाई दी। यस सर, ओवर। कर्नल लाटोमा ने फ़ौरन ही मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इमरान और उसके साथी हुकूमत बाचान के VIP हैं, समझे? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं और इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।
उनका हुक्म तुमने इसी तरह तस्लीम करना है जैसे मेरा हुक्म। और सुनो, अगर उनको ज़रा सी भी तकलीफ पहुंची तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। उन्हें फ़ौरन फ़िलिपाइनी दारुल हुकूमत पहुंचाने का बंदोबस्त करो। ओवर। एडमिरल इस्कमार ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर। ओवर। कर्नल लाटोमा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हेलो इमरान, अगर हो सके तो फ़िलिपाइन पहुंचकर मुझे कॉल करना ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। ओवर। एडमिरल इस्कमार ने इस बार इमरान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, थैंक यू, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और कर्नल लाटोमा ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आई एम सॉरी इमरान साहब, दरअसल यहाँ इंतहाई हसास आलात मौजूद है, इसलिए हमें बेहद चौकन्ना रहना पड़ता है। कर्नल लाटोमा ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। ये तो अच्छा हुआ कि इस सेक्शन का इंचार्ज एडमिरल इस्कमार साहब निकल आए, वरना आपका ये रवैया देखकर तो मैंने फैसला कर लिया था कि आप सबका खात्मा करके यहाँ से हेलीकॉप्टर ले उड़ूंगा। बहरहाल अब आप हमारी यहाँ से फौरी रवानगी का बंदोबस्त करें, इमरान ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है सर, आइए, कर्नल लाटोमा ने उठते हुए कहा और इमरान भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। आराम कुर्सी पर नीम दराज लंबा तड़ंगा आदमी आंखें बंद किए हुए था, लेकिन उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी जिसे वो वक्फे वक्फे से मुंह से लगाकर बड़े बड़े घूंट ले लेता। उसके सामने दो नौजवान सर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे जर्द थे और जिस्म इस तरह लरस रहे थे जैसे उन्हें जाड़े का बुखार चढ़ा हुआ हो। माफ कर दीजिए बॉस, एक नौजवान ने हकलाते हुए कहा। माफी? हा हा हा, माफी मांग रहे हो और वो भी होशों से? नीमदराज आदमी ने आंखें खोलकर हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहा। बॉस, आइंदा गलती ना होगी, दूसरे नौजवान ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। आइंदा क्या होता है? मैंने आइंदा का लफ्ज ही अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया हुआ है, कुर्सी पर नीमदराज होशों ने गुर्राते हुए कहा और फिर बोतल से एक लंबा घूंट लेकर उसने बोतल पूरी कुव्वत से एक तरफ उछाल दी। दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। तो तुमने सप्लाई की इत्तला दी? कितने रकम वसूल की थी तुमने? होशो ने इंतहाई करक लहजे में कहा। बॉस, हमने खुद किसी को नहीं बताया, हमें शराब पिलाकर पूछा गया था, दोनों ने बैक वक्त कांपते हुए लहजे में कहा। शराब पिलाकर पूछा गया था। इस कदर कच्चे आदमी भी भर्ती हो जाते हैं ब्लैक मून में कि जिन्हें सरासी शराब पिला दी जाए तो वो बकना शुरू कर देते हैं। होशो का लहजा और ज्यादा करक हो गया। बॉस, दोनों ने घिघियाते हुए लहजे में कहा, लेकिन इंतहाई खौफ की वजह से आवाज उनका साथ छोड़ गई। तुम्हें किसने रेफर किया था ब्लैक मून के लिए? होशो ने तेज लहजे में पूछा। कॉक्ट ने जनाब, इस बार दोनों ने जवाब दिया और होशो तेजी से साइड पर रखी हुई मेज की तरफ मुड़ गया। उसने मेज पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। यस बॉस, दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कॉक्ट जहां कहीं भी हो उसे फौरन मेरे पास भेजो, होशो ने इंतहाई करक लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। उसके बाद वो एक साइड में मौजूद रैकनुमा अलमारी की तरफ बढ़ गया। रैक शराब की बोतलों से भरा हुआ था। उसने एक बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और एक बार फिर आकर उस आराम कुर्सी पर नीमदराज हो गया। दोनों नौजवान उसी तरह सर झुकाए खामोश खड़े थे। होशो खामोशी से शराब पीने में मसरूफ हो गया, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे पर सख्ती के तासुरात वैसे ही मौजूद थे। अभी उसने आधी बोतल खत्म की थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। यस, कम इन, होशो ने तेज लहजे में कहा। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला। एक भारी जिस्म वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा उसके जिस्म से कदरे छोटा लगता था। उसने सुर्ख रंग की चुस्त बनियान पहनी हुई थी। जीन्स की पतलोन पर बेल्ट के पास दोनों पहलुओं में होल्स्टर थे जिनमें रिवॉल्वर मौजूद थे। सर पर मटियाले रंग की पी कैप थी। यस बॉस, आपने मुझे याद फरमाया है। आने वाले ने एक नज़र उन दोनों नौजवानों पर डालते हुए आगे बढ़कर नीमदराज होशों से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा खासा मुअद्दबाना था। इन दोनों को तुमने रेफर किया था कॉक्ट, होशो ने होंठ भींचते हुए कहा। यस बॉस, कॉक्ट ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। इस कदर नापुख्ता आदमी तुमने क्यों रेफर किए जो शराब पीकर सब कुछ बता देते हैं? बोलो, जवाब दो, होशो ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा और उसके साथ ही वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। बॉस, ये जीरो ग्रुप के आदमी थे और वहां उनके कामों की खासी शोहरत थी, कॉक्ट ने कदरे खौफजदा से लहजे में कहा। ठीक है, तुमने रेफर किया था तो तुम ही इन्हें गोली मार दो, होशो ने गुर्राते हुए कहा। और दूसरे लम्हे जैसे बिजली चमकती है इस तरह कॉक ने एक होल्स्टर से रिवॉल्वर खींचा और यके बाद दिगरे दो धमाकों के साथ ही उन दोनों के हलक से चीखें निकली और वो एक धमाके से फर्श पर गिरे और तड़पने लगे। सुनो कॉक्ट, आज के बाद अगर तुमने किसी नापुख्ता आदमी को रेफर किया तो इससे पहले तुम्हें मरना पड़ेगा, समझे? होशो ने गुर्राते हुए कहा। यस बॉस, कॉक ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। ठीक है, जाओ, होशो ने कहा और कॉक तेजी से मुड़ा और कदम उठाता दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो दोनों अब साकित हो चुके थे और उनके इर्द गिर्द का फर्श उनके खून से तर हो चुका था।
होशो चंद लम्हे बड़ी नफरत भरी नजरों से उन्हें देखता रहा। फिर उसने एक बार फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी। स्पेशल रूम में 2 लाशें पड़ी हैं, उन्हें उठवाकर कहीं फेंकवा दो और कमरा साफ करा दो। मैं अब ऊपर बार के दफ्तर में जा रहा हूँ, होशो ने तेज लहजे में कहा। और फिर पहले की तरह दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर उसने रिसीवर रख दिया और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि यकलक मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और होशो ठटक कर रुका और फिर वापस मेज की तरफ बढ़ गया, जहां इंटरकॉम के साथ ही एक सुर्ख रंग का फोन मौजूद था। घंटी की आवाज उसी फोन से निकल रही थी। होशो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, होशो ने तेज लहजे में कहा। बॉस, मैं हारजी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। हारजी? ओह, क्या बात है? होशो ने चौंक कर पूछा। बॉस, आपका दोस्त किम एक स्विस नजात औरत और 5 पाकिस्तानी मर्दों के साथ यूतन जजीरे पर वाक़ बाचानी बिग टावर के हेलीकॉप्टर पर अभी यहाँ पहुंचा है। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी फ्लाइट पर आया है और पायलट ने यहाँ टावर से जो गुफ्तगू की है उससे मालूम हुआ है कि ये लोग बाचान नेवल हेडक्वार्टर के एडमिरल स्कमर की इजाज़त से इस हेलीकॉप्टर पर यहाँ पहुँचे हैं। और बॉस, उनके आने से पहले एडमिरल स्कमर ने भी हमारे चीफ वाइस एयर मार्शल कॉर्ड से खुद बात की थी और उसे बताया था कि आने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और उनका लीडर का नाम इमरान है। उनके पास कागजात मौजूद नहीं है, इसलिए उनसे कागजात भी तलब न किए जाए और उन्हें मजीद सहूलियात भी मुहैया की जाए। चुनांचे वाइस एयर मार्शल ने टावर पर बाकायदा हेलीकॉप्टर और इन लोगों की आमद की इत्तला दी और फिर गेट पर भी उन्होंने चेकिंग स्टाफ को यही हुक्म दिया कि इन लोगों से कोई पूछगुछ न की जाए। मैंने उन पर पहले तो कोई तवज्जो ना दी, लेकिन जब हेलीकॉप्टर से आपका दोस्त किम उनके साथ उतरा तो मैं चौंक पड़ा और मैंने सोचा कि आपको इत्तला कर दूं। हारजी ने तफसील बताते हुए कहा। किम और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ ये कैसे मुमकिन हो सकता है? किम का इन लोगों से क्या ताल्लुक? होशो के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मैं क्या बता सकता हूँ बॉस, बहरहाल किम उनके साथ है। ये लोग अब आउट गेट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं जैका से कहकर उनकी निगरानी कराऊं। जैका यहाँ मौजूद है, हारजी ने कहा। ओह, अगर जैका वहाँ मौजूद है तो ठीक है, उसे कह दो कि वो उनकी मुकम्मल निगरानी करे और फिर जहाँ ये लोग जाकर रिहाइश पजीर हो मुझे उसकी इत्तला दे। मैं बार में ही हूँ। होशो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर रख दिया और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने हाथ वापस खींच लिया और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें नुमाया हो गई थी। किम का पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के अफराद के साथ यूतन जजीरे से यहाँ पहुँचना और फिर बाचान के एडमिरल की तरफ से मिलिट्री एयरपोर्ट के चीफ वाइस एयर मार्शल से इस ग्रुप के मुतालिक बातचीत, ये सारी सूरत हाल उसके लिए बेहद उलझी हुई थी और अब वो बार के दफ्तर में जाते हुए इस बात पर गौर कर रहा था कि इस सूरत हाल को कैसे समझा जाए। और फिर उसने कंधे उचकाते हुए फैसला किया कि जैका की रिपोर्ट के बाद ही वो किम को अलहदा बुलाकर उससे बातचीत करेगा, तभी सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। ये फैसला करते ही उसके कदम और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगे। मैंने वादा पूरा कर दिया है किम, और तुम जिंदा सलामत जमीन पर पहुंच चुके हो। अब तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। इमरान ने मिलिट्री एयरपोर्ट के आउट गेट से बाहर निकलते ही किम से मुखातिब होकर कहा। वो अभी यूतन पर मौजूद हेलीकॉप्टर के जरिए फिलिपाइनी दारुल हुकूमत आनीला के खुसूसी मिलिट्री एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। यूतन जजीरे पर ही इमरान ने अपना और अपने साथियों का मेकअप खत्म कर दिया था, क्योंकि जिस तरह उनकी कोर्टी जहाज में मौजूदगी को मार्क किया गया था और फिर उनकी वजह से इतना बड़ा जहाज तबाह कर दिया गया था, उससे इमरान ने यही अंदाज़ा लगाया था कि वाटर पावर के एजेंट उनकी मुसलसल निगरानी पर मामूर है। और अब इस सारे वाक़ये से उसे यकीन था कि एडमिरल स्कामर के गिर्द भी वाटर पावर के एजेंटों का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि कोर्टी जहाज़ पर उनके सवार होने का इल्म सिवाय एडमिरल स्कामर के और किसी को ना था। उसने एडमिरल स्कामर की सरकारी रिहाइशगाह से ट्रांसमीटर कॉल कोर्टी को कराई थी, इसलिए उसका ख्याल था कि हो सकता है कि फिलिपाइन में भी उनके एजेंट मौजूद हो और वो उन्हें इस मेकअप में भी देखकर होशियार हो जाएंगे। किम से चूंकि वो वादा कर चुका था कि उसे जिंदा सलामत ज़मीन पर पहुंचाएगा, इसलिए उसने अपना वादा तो पूरा कर दिया था, लेकिन उसे मालूम था कि किम उनसे अलहदा होते ही सीधा होशो के पास जाएगा और उसे सारी तफसील बताएगा। चुनांचे उसका प्रोग्राम था कि वो किम का ताक़ुब करते हुए उस होशो तक आसानी से पहुंच सकते थे। होशो से वो दरअसल ग्रेट बॉल का सही मैले वक़्त उगलवाना चाहता था, क्योंकि अगालीगा जजीरे से होशो ही ब्लू सप्लाई लेकर आगे जाता था और होशो ने ही किम के जरिए कोर्टी जहाज से उस सप्लाई का बंदोबस्त किया था। इसलिए इमरान को यकीन था कि होशो इस वाटर पावर का खास उल खास आदमी होगा। यही वजह थी कि वो अगालीगा जाने की बजाय फिलिपाइन आ गया था। आपने वाकई वादा पूरा कर दिया है इमरान साहब, और मैं आपका मशकूर हूँ, लेकिन आपने लाजमन होशो से मिलना है और होशो को ट्रेस करना हर एक के बस की बात नहीं है। वो इंतहाई खुफिया रहता है और आमतौर पर किसी से नहीं मिलता, लेकिन मैं उसका दोस्त हूँ, इसलिए मुझे वो जहाँ भी होगा बुला लेगा।
इसलिए अगर आप चाहें तो मैं आपको होशो तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन एक बात बता दूं, होशो की तंजीम ब्लैक मून यहाँ फिलिपाइन की सबसे बड़ी और बावसाइल तंजीम है। यहाँ के आला तरीन हुकाम भी उससे खौफजदा रहते हैं और पूरे फिलिपाइन में उसके आदमियों का जाल सा फैला हुआ है। और बजाते खुद होशो भी इंतहाई जालिम और सफाक आदमी है। किम ने जवाब देते हुए कहा, ओ, इसका मतलब है कि जैसे ही हम दारुल हुकूमत में दाखिल होंगे तुम्हारी वजह से होशो को हमारी इत्तला मिल जाएगी। मैं तो ये समझा था कि आमसी मुजरिम तंजीम होगी ये ब्लैक मून, इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हो सकता है मुझे देखकर होशो के आदमियों से इत्तला कर दे, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं उसका दोस्त हूँ। और ये भी मुमकिन है कि इस एयरपोर्ट पर उसका कोई ना कोई मुखबिर मौजूद हो और उस तक इत्तला भी पहुंच चुकी हो। किम ने जवाब दिया, ओ, अगर तुम पहले ये सारी बातें बता देते तो मैं तुम पर मेकअप करा देता। बहरहाल अब हमें सीधा होशो के पास ही जाना पड़ेगा, इमरान ने फैसलाकुन लहजे में कहा। ठीक है, उसका बड़ा अड्डा तो वो बार है जिसका नाम कार्पिक बार है, वहीं जाकर ही उससे मजीद रब्ता हो सकता है, किम ने कहा। तो आओ और सुनो, वहाँ जाकर तुमने हमारा तारुफ अपने पाकिस्तानी दोस्तों के तौर पर कराना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, इमरान ने कहा और किम ने सर हिला दिया। थोड़ा आगे जाकर उन्हें खाली टैक्सियाँ मिल गई और वो 2 टैक्सियों में बैठकर कार्पिक बार की तरफ चल पड़े। पहली टैक्सी में ड्राइवर के साथ किम बैठा था, जबकि उगबी सीट पर इमरान और जूलिया मौजूद थे, जबकि दूसरी टैक्सी में कैप्टन शकील, नोमानी, चौहान और खावर थे। टैक्सियाँ मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई एक बड़ी सी शाहराह पर पहुंचकर मेन बाजार की तरफ मुड़ गई और फिर मेन बाजार के पहले चौक पर उन्होंने उन्हें उतार दिया, क्योंकि आगे रश की वजह से टैक्सियों का दाखिला ममनू था और कार्पिक बार इस मेन बाजार की एक साइड रोड पर वाक़ था। इमरान और उसके साथी किम की रहनुमाई में चलते हुए मेन बाजार से गुजरकर एक छोटी सी बार के सामने पहुंच गए। बार कुछ ज़्यादा बड़ी ना थी, उस पर कार्पिक बार का नियॉन साइन चमक रहा था, लेकिन इमारत बिल्कुल नई बनी हुई थी और 2 मंजिला थी। और फिर वो बार में दाखिल हो गए। बार चौड़ाई में तो इतनी बड़ी ना थी, लेकिन उसकी लंबाई खासी थी, इसलिए बार का हॉल खासा रकबा घेरे हुए था। बार में धुआं इस कदर भरा हुआ था कि अंदर जाते ही इमरान और उसके साथियों के दम घुटने लगे। ये सारा धुआं मंशियात के बेदरीग इस्तेमाल से पैदा हो रहा था। बार में ज़्यादातर ऐसे अफराद मौजूद थे जो अपनी शक्ल, सूरत और अंदाज से ज़ेर ज़मीन दुनिया के अफराद ही लग रहे थे। वैसे बहरी मल्लाहों की तादाद उनमें ज़्यादा थी। तवाइफ नुमा औरतें भी इंतहाई उरिया लिबासों में मलबूस तकरीबन हर मेज़ पर मौजूद थीं। मेज़ें मुख्तलिफ किस्म की सस्ती शराबों की बोतलों से भरी हुई थी। बार का हॉल कहकहों और ऊंची आवाज़ों से गूंज रहा था। एक तरफ काउंटर पर एक दुबला पतला सा बार टेंडर खड़ा था। उसकी तेज़ नज़रें इमरान और उसके साथियों पर जमी हुई थी। किम अंदर दाखिल होते ही तेज़ी से काउंटर की तरफ बढ़ गया। इमरान और उसके साथी हॉल को देखते हुए उसके पीछे काउंटर की तरफ बढ़े। बॉस होशो जहाँ भी हो उसे कहो कि उसका दोस्त किम उससे मिलना चाहता है, किम ने बार टेंडर से मुखातिब होकर कहा।